नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। पाकिस्तान को मिला गोल्ड रिजर्व। सिंधु नदी में मिले हैं ये रिजर्व। दुनिया में चीन करता है सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने बंद किया दक्षिण अफ्रीका का ऑफिस। यूसेड के बंद होने से पड़ा है असर। 1961 में हुआ था WFP का गठन। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार को गाइडलाइंस बनाने का दिया आदेश। राज्य सूची का विषय है हेल्थ। आइए शुरू करें। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों का असर दिखाई देने लगा है। पिछले बुलेटिन्स में मैंने आपको बताया है कि यूएसए की संस्था यूसेड को बंद करने का फैसला लिया गया है। अब खबर आ रही है कि यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP दक्षिण अफ्रीका में स्थित अपने ऑफिस को बंद करने जा रहा है। यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक फंडिंग में आ रही चुनौती के चलते दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में स्थित ऑफिस को बंद किया जाएगा। पूर्वी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका के सभी ऑपरेशंस केन्या के नैरोबी में स्थित ऑफिस से ऑपरेट किए जाएंगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यह तो साफ नहीं किया है कि इसे कितनी फंडिंग का नुकसान हुआ है, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक इसे पिछले साल यूएसए से $4.4 बिलियन की फंडिंग मिली थी। यह अमाउंट इसके कुल बजट में आधे की हिस्सेदारी रखता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में यूएसए के बाद दूसरा सबसे बड़ा डोनर है जर्मनी। जर्मनी की तुलना में यूएसए 4 गुना फंडिंग करता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो आपातकालीन स्थितियों में लोगों की जान बचाता है और खाद्य सहायता के जरिए दुनिया में शांति लेने का काम करता है। इसका गठन साल 1961 में हुआ था। 1963 में इस संस्था ने अपना पहला कार्यक्रम सूडान के लिए लॉन्च किया था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक दुनिया में 343 मिलियन लोग गंभीर रूप से भूखे हैं। यह संस्था 120 देशों में 150 मिलियन से ज्यादा लोगों को खाद्य सहायता मुहैया कराती है। इन प्रोग्राम्स के लिए सरकारें और निजी संस्थाएं स्वैच्छिक तौर पर फंडिंग मुहैया कराते हैं। WFP का खुद का कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं है। यह अपने प्रोग्राम्स के लिए फंडिंग पर ही डिपेंडेंट है। इसलिए यूएसए की फंडिंग में कमी आने से इसके प्रोग्राम्स बंद होने की नौबत आ गई है। साल 2020 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। लंबे वक्त से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे पाकिस्तान को एक जैकपॉट मिला है। दरअसल पाकिस्तान ने सिंधु नदी में बड़ी मात्रा में गोल्ड रिजर्व की खोज की है। इन रिजर्व्स की कीमत 80,000 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश को पंजाब प्रांत के अटक जिले में सरकार द्वारा किए गए सर्वे के जरिए सोने के भंडार मिले हैं। ये गोल्ड रिजर्व्स पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए लाइफलाइन का काम कर सकते हैं। सर्वे को लीड कर रहे जियोलॉजिस्ट के मुताबिक सिंधु नदी हिमालय से गोल्ड डिपॉजिट बहा कर लाती है। लगभग 2880 किलोमीटर बहने वाली सिंधु नदी दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह नदी तिब्बत के पठार में कैलाश माउंटेन रेंज में मौजूद बोखरचूह ग्लेशियर के पास से निकलती है। तिब्बत में इसे सिन्ही खंबन या फिर लायंस माउथ कहा जाता है। सिंधु घाटी क्षेत्र को ऐतिहासिक तौर पर सोने और अन्य खनिज संसाधनों से संपन्न माना जाता है। ऐतिहासिक तौर पर समृद्ध होने के चलते स्थानीय खनन ठेकेदार भी यहाँ पर माइनिंग गतिविधियां कर रहे थे। इसके बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने यहाँ पर सर्वे के लिए कमीशन नियुक्त किया। साथ ही बिना परमिट के खनन की अनुमति के लिए इनकार किया। आपको बता दें कि दुनिया में गोल्ड रिजर्व के मामले में ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिण अफ्रीका को पहली, दूसरी और तीसरी रैंकिंग हासिल है। वहीं गोल्ड के उत्पादन के मामले में चीन पहले, रूस दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर काबिज है। वहीं भारत की बात करें तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के मुताबिक भारत के 88% गोल्ड रिजर्व्स कर्नाटका में मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर।
सुप्रीम कोर्ट ने हेल्थ सेक्टर को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से एक नीति तैयार करने को कहा है जिससे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले मरीज और उनके परिवारों को शोषण से बचाया जा सके। कोर्ट के मुताबिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मरीज के परिवारों को उन्हीं की फार्मेसीज और उनसे संबंधित एस्टेब्लिशमेंट से दवा और जरूरी मेडिकल डिवाइसेज खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। कोर्ट ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अनरीजनेबल चार्जेस पर लगाम कसने की भी बात कही है, लेकिन कोर्ट ने सरकार को निजी क्षेत्र के हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के लिए नीति बनाते वक्त बहुत कड़ा रुख अपनाने से भी मना किया है, क्योंकि कोर्ट का मानना है कि कड़ी नीतियों से निजी क्षेत्र स्वास्थ्य में निवेश करने में कमी कर देगा। आपको बता दें कि स्वास्थ्य संविधान में राज्य सूची का विषय है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। वहीं संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर प्रावधान है। अनुच्छेद 47 के मुताबिक राज्य को पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए प्रयास करने होंगे। मतलब ये कि स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के तौर पर शामिल नहीं किया गया है। हालिया इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक भारत अपनी जीडीपी का 3.8% स्वास्थ्य पर खर्च करता है, जो कि करंट प्राइस पर प्रति व्यक्ति 6602 रुपए के करीब पहुंचता है। जाहिर है इस खर्च के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में अवसंरचना के स्तर पर बड़े स्तर पर कमियां मौजूद हैं। इन गैप्स को फिल करने के लिए ही प्राइवेट सेक्टर को हेल्थ सेक्टर में निवेश करना होता है। प्राइवेट सेक्टर में निवेश करने वाले प्रॉफिट के मकसद से काम करते हैं, जिससे हेल्थ भारत जैसे देश में एक बड़ी लग्जरी बन जाती है। इन चुनौतियों को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि भारत में हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि भारत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत है। साल 2026 में 2 से 4 दिसंबर के दौरान यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस का आयोजन यूएई में किया जाएगा। यूएई और सेनेगल इस कॉन्फ्रेंस को संयुक्त तौर पर आयोजित करेंगे। दोनों देशों ने इसके लिए प्रोसेस शुरू कर दी है। साथ ही यूएन के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में इससे संबंधित डॉक्यूमेंटेशन भी स्टार्ट हो गया है। देखिए, यूएन वाटर जैसी संस्थाएं इस कॉन्फ्रेंस के लिए थीम्स निर्धारित करेंगी। इन थीम्स के इर्द गिर्द ही इस कॉन्फ्रेंस के वार्ता के मुद्दे डिपेंड करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद सभी के भविष्य को वाटर सिक्योर बनाना है। देखिए, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी को पूरा करने की डेडलाइन 2030 है। 2025 के शुरू होने के साथ इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए दुनिया अंतिम 5-6 सालों में है। इसलिए यूएन की ये कॉन्फ्रेंस एसडीजी 6 से संबंधित है। एसडीजी 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है। इसका मकसद है सभी के लिए जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। सीसीएस किसी एक तकनीक का नाम नहीं है, इसमें कई सारी तकनीक काम करती हैं। इनका मकसद होता है बड़े पावर प्लांट्स या रिफाइनरी से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके पृथ्वी के नीचे ट्रैप कराना। इसमें यह विचार काम करता है कि उत्पादित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में रिलीज होने से पहले कैप्चर कर लिया जाए। आमतौर पर ज्यादातर तकनीक में कार्बन डाइऑक्साइड को पृथ्वी में गहराई में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसमें एक क्लोज्ड लूप जैसा बनता है, जिसमें पृथ्वी से जीवाश्म ईंधनों के रूप में कार्बन को निकाला जाता है और पृथ्वी में वापस CO2 के रूप में इंजेक्ट कर दिया जाता है। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। मंगल ग्रह का लाल रंग अब तक ऑक्सीडेशन यानी सूखे वातावरण में धीरे धीरे जंग लगने की प्रक्रिया से समझा जाता था, पर नए शोध के अनुसार ये रंग फेरीहाइड्राइट नामक एक खनिज से बना है जो पानी की मौजूदगी में तेजी से बनता है। यह खोज बताती है कि मंगल पर अरबों साल पहले पानी था और ऑक्सीडेशन उसी समय हुआ होगा। दरअसल वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में मंगल जैसी धूल बनाकर और उसके उपग्रहों से मिले डेटा से तुलना करके इसकी पुष्टि की है। पहले माना जाता था कि लाल रंग हेमेटाइट से आता है, लेकिन फेरीहाइड्राइट का रंग और गुण मंगल की धूल से अधिक मेल खाता है। यह शोध मंगल के जलवायु और जीवन की संभावना को समझने में मदद करेगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने श्रीलंका में लीफ नोज्ड वाली चमगादड़ की एक नई प्रजाति खोजी है, जिसका नाम हिप्पोसिडेरोस श्रीलंकाएंसिस रखा गया है। यह प्रजाति श्रीलंका में ही पाई जाती है और इसकी पहचान चौड़ी नाक, विशेष कान और खोपड़ी की बनावट से है। आनुवंशिक विश्लेषण के आधार पर भी यह प्रजाति अन्य प्रजातियों से अलग साबित हुई है। इसके साथ ही शोध में हिप्पोसिडेरोस ब्रेकियोटस को अलग प्रजाति माना गया, जबकि पहले इसे हिप्पोसिडेरोस गैलेरिटस की उप प्रजाति समझा जाता था। यह भारत में पाई जाने वाली प्रजाति है। यह शोध भारत, श्रीलंका और थाईलैंड के वैज्ञानिकों के सहयोग से किया गया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक सम्मेलन में संविधान के अनुच्छेद 136 के दुरुपयोग पर चिंता जताई। अनुच्छेद 136 को विशेष अनुमति याचिका यानी SLP कहा जाता है। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील स्वीकार करने की विशेष शक्ति देता है, भले ही कोई अन्य कानूनी प्रावधान अपील का अधिकार न देता हो।
यह न्यायालय का विवेकाधिकार है, यानी सुप्रीम कोर्ट अपील स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होता। इसे नागरिक और आपराधिक मामले दोनों में दायर किया जा सकता है। यह अनुच्छेद नागरिकों को न्याय का अंतिम रास्ता देता है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल से न्यायिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। शेंदुरनी वन्य जीव अभयारण्य में वैज्ञानिकों ने जंपिंग स्पाइडर यानी कूदने वाले मकड़ों की 2 नई प्रजातियां खोजी हैं। खोजी गई मकड़ियों की 2 नई प्रजातियों के नाम एपिडेलेक्सिया फाल्सिफॉर्मिस और एपिडेलेक्सिया पैलेस्ट्रिस हैं। ये पहली बार है जब एपिडेलेक्सिया वंश को भारत में दर्ज किया गया है, क्योंकि पहले इसे केवल श्रीलंका में पाया जाने वाला माना जाता था। इन मकड़ियों की खास पहचान उनके शरीर पर मौजूद पीले त्रिकोणीय निशान है। यहाँ तक इनकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो एपिडेलेक्सिया फाल्सिफॉर्मिस लगभग 4.39 mm की है, जबकि इसके विपरीत ई पैलेस्ट्रिस का साइज 4.57 mm का है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उत्पादक बन गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि जनवरी तक भारत में पेट्रोल में 19.6% इथेनॉल मिलाया जा चुका है और जल्द ही 20% लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा, जो 2030 तक की तय समय सीमा से 5 साल पहले है। इथेनॉल मिश्रण से ईंधन आयात में कमी आई है, कार्बन उत्सर्जन घटा है और किसानों की आय बढ़ी है। इससे अब तक 85,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाई गई है। देश भर में 400 से अधिक पेट्रोल पंपों पर E100 उपलब्ध है, जिसे उच्च प्रदर्शन वाले इंजनों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा भारत अब तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG टर्मिनल क्षमता में दुनिया में चौथे और पेट्रोलियम शोधन क्षमता में 7वें स्थान पर है। भारत बांग्लादेश सीमा के पास बांग्लादेश सेना द्वारा TB2 बायर कटर ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर चिंता बढ़ी है। ये ड्रोन पिछले कुछ महीनों से सीमा क्षेत्र में निगरानी के लिए उड़ान भर रहे हैं, जो 20 घंटे से अधिक समय तक हवा में रह सकते हैं और मिसाइलों से लैस हैं। भारत ने इनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रडार लगाए हैं। TB2 बायरैक्टर ड्रोन तुर्की का एक मध्यम ऊंचाई और लंबी अवधि तक उड़ने वाला मानव रहित हवाई वाहन है। इसे तुर्की की कंपनी ने डेवलप किया है और यह कई देशों की सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। यह स्वचालित टेक ऑफ, लैंडिंग और मार्गदर्शन प्रणाली से लैस है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या इंफ्रारेड कैमरा और लेजर टारगेट डेजिग्नेटर लगे हैं, जिससे यह दिन और रात में सटीक निगरानी कर सकता है। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, बायोफ्यूल के उत्पादन में भारत दुनिया में कौन सा स्थान रखता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? और दूसरा प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित यह संस्था दुनिया भर में भूख मिटाने के लिए काम करती है। हाल ही में USA द्वारा यूसेट की फंडिंग रोकने के चलते इस संस्था के ऑपरेशंस प्रभावित हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ऊपर दिए गए पद से संबंधित है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल या फिर द हंगर प्रोजेक्ट? आइए देखें पिछले बुलेटिन में क्या सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, साइट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? साइट्स सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। भारत साइट्स में शामिल है। साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देना था। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। सही जवाब है विकल्प डी, यानी तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न था, स्वतंत्रता के बाद से अब तक देश में कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां पेश की गई हैं? 2, 3, 4 या फिर 1? सही जवाब है विकल्प बी, यानी 3। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। नमस्कार।